बच्चों हमने हमारा थर्ड चैप्टर उत्पादन और लागत स्टार्ट कर दिया और इसके फर्स्ट वीडियो में हमने उत्पादन फलन के बारे में जानकारी ली कि उत्पादन फलन उत्पादन और उत्पादन की जो साधन है उनके मध्य क्या बताता है, मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है। हमने विभिन्न प्रकार के उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा समोत्पाद वक्रों के बारे में भी हमने बात की। अब हम बढ़ते हैं कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, जो कि उत्पादन की विभिन्न टर्म्स हैं जो कि आगे के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, हमने बात की थी कि उत्पादन के साधन जब लगाए जाते हैं तो जिसके फलस्वरूप उत्पादन क्या होता है, परिवर्तित होता है या उत्पादन होता है। यदि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन में भी परिवर्तन होता है। तो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से उत्पादन में किस तरीके से परिवर्तन होगा, इसको हम तीन टर्म्स के हिसाब से जान सकते हैं। एक तो है टीपी जिसे हम बोलते हैं कुल उत्पादन, एपी जिसे हम बोलते हैं औसत उत्पादन, और है सीमांत उत्पादन जिसे हम बोलते हैं एमपी। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्पादन करने के लिए साधनों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं जिससे उत्पादन में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन, क्योंकि उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच में संबंध पाया जाता है। उत्पादन में परिवर्तन के आधार पर विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं प्रतिपादित की हैं जो कि निम्न है। पहला है कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, इसे हम टीपी से डिनोट करेंगे। औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन, जिसे हम एपी से डिनोट करेंगे। सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन, जिसे हम एमपी से डिनोट करेंगे। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये तीनों इन तीनों की क्या तो परिभाषाएं हैं और ये तीनों किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुल उत्पादन अर्थात टोटल प्रोडक्शन। तो आप भी जानते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि कुल उत्पादन के साधनों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि निश्चित समय अवधि में उत्पादन के समस्त साधनों से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसका जो योग है वही क्या कहलाता है, कुल उत्पादन कहलाता है। जैसे कि हमें मान लें कि हमने उत्पादन के साधन एक लगाया है और उससे जो उत्पादन हमें 5 प्राप्त हुआ, हमने 2 किया तो उत्पादन हमारा 7 हो गया, 3 किया तो हमारा उत्पादन 10 हो गया। तो हमारा जो उत्पादन है वो क्या हो रहा है, देख रहे हो आप, कुल उत्पादन वो जैसे जैसे हम साधनों की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो कुल उत्पादन क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये क्या हो गया, जो उत्पादन है उसका क्या हुआ, योग हुआ, तो उसे हम कहते हैं कुल उत्पादन। जैसे हमने कुल उपयोगिता पढ़ा था वैसे ही क्या है, ये कुल उत्पादन है। उपयोगिता में तो क्या था, जैसे जैसे वस्तु का उपभोग कर रहे थे, यहाँ पर वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, उत्पादन के साधनों का को लगा रहे हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन प्राप्त हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर सूत्र भी लिखा हुआ है टीपी, फॉर्मूला याद कर लेना इसका, सिग्मा एमपी, अर्थात जो अभी सीमांत उत्पादन पढ़ेंगे उसका योग होता है कुल उत्पादन। अभी हम एग्जाम्पल जब समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन का क्या होता है, योग। और इसका दूसरा जो फॉर्मूला है वो है टीपी बराबर एपी इंटू एल। आप इसको दोनों से ज्ञात कर सकते हैं, कुल उत्पादन को सीमांत उत्पादन का योग करके, और एपी इंटू एल अर्थात परिवर्तनशील साधन जो है उसकी मात्रा से औसत उत्पादन को जो गुणा करके भी हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर परिवर्तनशील साधन एल दे रखा है, एल यहाँ पर श्रम है। ठीक है, परिवर्तनशील साधन कोई भी हो सकता है लेकिन हमने यहाँ पर एल ले रखा है परिवर्तनशील साधन, उसकी मात्रा से गुणा करके हम टीपी ज्ञात कर सकते हैं। एपी क्या है, औसत उत्पादन। तो इस प्रकार से कुल उत्पादन औसत उत्पादन से भी ज्ञात हो सकता है, तो सीमांत उत्पादन से भी ज्ञात हो सकता है। ठीक है बच्चों, जो दूसरा है वो है औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन, जिसको हम एपी भी कहते हैं। तो बच्चों आपने औसत का नाम तो सुना ही होगा, गणित में काफ़ी बार बात होती है कि जो भी दिया होता है हमें संख्या, उसको जोड़कर जितनी संख्या होती है उसका हम भाग लगा देते हैं। यहाँ पर भी औसत उत्पादन कुछ इसी तरीके से है कि कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या का क्या लगाकर, भाग लगाकर, हम जो परिवर्तनशील कर रहे हैं, साधन जो बढ़ता चला जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है, उसकी इकाई का से भाग देना है किसमें, जो हमारे पास कुल उत्पादन प्राप्त हुआ है। तो इसका फॉर्मूला सीधे सिंपल आप ही बना सकते हो कि AP बराबर TP इंटू एल। भाई हमने अभी किया था ना कि AP इंटू एल इज इक्वल दैन TP, यही किया था। तो यदि हमें AP ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, TP में हम L का डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया कि हमें क्या करना होगा, कुल उत्पादन में श्रम की इकाई का भाग देने पर
औसत उत्पादन प्राप्त किया जाता है। अब अगला आता है सीमांत। सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी। तो बच्चों सीमांत का तो नाम जब भी आता है तो आप हमेशा ये कहेंगे एक अतिरिक्त से कुल में होने वाला परिवर्तन। तो लिख लो इसको भी कि एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन के साधन या परिवर्तनशील साधन की मात्रा को परिवर्तित करने पर, एक उत्पादन के साधनों की मात्रा को परिवर्तनशील करने पर जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, सीमांत उत्पादन कहलाता है। ये लिखा है किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन, एक इकाई का देखना है, एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन किया किसमें, परिवर्तनशील साधन की मात्रा में। ठीक है, तो उससे किसमें होने वाला परिवर्तन, कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन सीमांत उत्पादन कहलाता है। तो आप इसकी तो फॉर्मूला बना भी सकते हैं कि परिवर्तनशील साधन क्या था हमारा L, तो उसमें हमने एक इकाई परिवर्तन किया जिसके फलस्वरूप किस में परिवर्तन हुआ, कुल उत्पादन में परिवर्तन हुआ, वही कहलाता है हमारा MP, सीमांत उत्पादन। और इसका जो दूसरा फॉर्मूला है, जैसे हमने कुल उपयोगिता के संदर्भ में भी देखा था TUN माइनस TUN माइनस 1, तो इसी प्रकार से इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, MP बराबर TPN माइनस TPN माइनस 1। अर्थात कि जो अभी हमें जो कुल उत्पादन जो प्राप्त हो रहा है अभी n इकाई से, उसमें से हमें जो पुराना जो उत्पादन प्राप्त हुआ था, जो उससे पिछली इकाई से जो उत्पादन प्राप्त हुआ n माइनस 1 से, उसको दोनों को माइनस करना है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा सीमांत उत्पादन। ठीक है बच्चों, अब इसको हम यदि एक चार्ट के द्वारा, एक सारणी के द्वारा समझ लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं इसका। देखो बच्चों, यहाँ पर जो बात हो रही है अल्पकाल की ही बात हो रही है, क्योंकि टीपी एपी एमपी में क्या रिलेशन है, टीपी एपी एमपी वक्र कैसे होते हैं, इसको हम अल्पकाल में ही देखते हैं। तो यहाँ भूमि साधन है जो कि क्या है, अल्पकाल में स्थिर होता है, तो 5 5 5 5 भूमि क्या है, स्थिर है। जो परिवर्तनशील साधन है वो है हमारा L, अर्थात श्रम। ठीक है, जिसको कि हम परिवर्तित करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो श्रम की इकाई हमने बढ़ा दी 1 2 3 4 5 5 7। ठीक है, ये 5 नहीं बेटा, यहाँ पर रहेगा 6। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से हम श्रम की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन अधिक प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब श्रम की मात्रा को हमने बढ़ाया तो कुल उत्पादन क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमने माना कि पहली इकाई से कुल उत्पादन 5 था, दूसरी इकाई लगाई तो 12 हो गया, तीसरी इकाई लगाई तो 21 हो गया, चौथी इकाई के बाद कुल उत्पादन कितना हो गया, 28 हो गया, 5 के बाद कितना हो गया, 30, 6 के बाद 30 और 7 के बाद 28। इस तरीके से कुल उत्पादन क्या हुआ, जो इकाइयों को बढ़ाने से क्या हुआ, बढ़ता चला गया। अब कुल उत्पादन में भी आप कुल उपयोगिता की तरह देखोगे, देखो कि पहली इकाई लगाने से कितना हुआ, 5, दूसरी से 12, तीसरे 21, 4 से 28, 5 से 30, अब 6 पे क्या हुआ, 30 का 30 ही रह गया, मतलब अधिकतम बिंदु पहुंच गया। और जब हमने 7वीं इकाई लगाई तो उत्पादन घटने लग गया। जैसे कुल उपयोगिता में भी था ना कि जैसे जैसे हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता बढ़ती चली जाती है, फिर अधिकतम होती है, फिर घटने लगती है। वैसे ही हम कुल उत्पादन में देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन करते हैं, बढ़ाते हैं उसको, तो क्या होता है, कुल उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता हुआ होता है, फिर क्या होता है, अधिकतम हो जाता है और उसके बाद घटने लगता है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरीके से ये हो गया कुल उत्पादन, जिसे हम कहते हैं टीपी। अब इसमें भी आप ट्रेंड देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि देखो 5 से 12 कितना उत्पादन बढ़ा, 7, 12 से 21 कितना उत्पादन बढ़ा, 9, 21 से 28 कितना उत्पादन बढ़ा, 7, 28 से 30 2, 30 से 30 0 और 30 से 28 -2। यहाँ पर इसका ट्रेंड देखिए कि पहले तो कुल उत्पादन 7 9 9 7 आ रहा है, 7 और 9 अर्थात बढ़ती दर से बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, बढ़ तो रहा है भाई, 7 ये 12 21 28 30 बढ़ तो रहा है, लेकिन प्रारंभ में तो बढ़ती दर से बढ़ रहा है। 7 से 9 हुआ, फिर बाद में 9 से 7 मतलब 7 ही बढ़ा केवल, फिर इसके बाद 2 ही बढ़ा केवल, तो घटती दर से बढ़ रहा है। प्रारंभ में तो उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है, उसके बाद घटती दर से बढ़ रहा है, और उसके बाद यहाँ 30 पे हो गया अधिकतम, और उसके बाद क्या होता है, कुल उत्पादन घटने लगता है। तो इसका डायग्राम बच्चों हम इस तरीके से बनाएंगे, अच्छे से समझ लेना, इस तरीके से। टीपी ये क्या बताता है कि प्रारंभ में जो कुल उत्पादन है वो ऐसे होगा, उत्तल होगा, मतलब बढ़ती दर से बढ़ रहा है,
और उसके बाद जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा अवतल, अर्थात घटती दर से बढ़ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर हो गया अधिकतम और उसके बाद घटने लगता है। तो यहाँ पर जो उत्तल होता है वो तो बताता है, ये कुल उत्पादन वक्र उत्तल है ना, तो इसका मतलब क्या बता रहा है, ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है। और इसके बाद कैसा हो गया, अवतल, अवतल हो गया ना, तो ये बता रहा है घटती दर से बढ़ रहा है। ये तो हो गया आपका उन्नतोदर और इसके बाद हुआ है नतोदर। तो इन नतोदर और उन्नतोदर के बीच का जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं मोड़ का बिंदु। अर्थात जहां पर कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता हुआ घटती दर से बढ़ता हुआ हो जाता है, उस बिंदु को हम बोलते हैं मोड़ का बिंदु। और जहां पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहां पर जो क्या करता है, जो उत्पादक करता अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर रहा होता है, कहां पर, इस बिंदु पर। ठीक है, और इसके बाद और अधिक इकाइयां लगाता है परिवर्तनशील साधनों की, तो कुल उत्पादन घटने लगता है। तो कुल उत्पादन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं औसत उत्पादन। और औसत उत्पादन कैसे ज्ञात करते हैं हम, कुल उत्पादन में श्रम की इकाई का भाग लगाकर। जैसा हमने फॉर्मूला देखा टीपी बटे में एल। तो कुल उत्पादन हमारे सामने है 5, श्रम की इकाई का भाग लगाएंगे, 1 का भाग लगाएंगे, कितना आया 5, 12 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आया 6, 21 में 3 का भाग लगाएंगे, कितना आया 7, 28 में 4 का 7, 30 में 5 का 6, 30 में 6 का 5, 28 में 7 का 4। तो इस प्रकार से औसत उत्पादन हमने कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की मात्रा का भाग लगा के ज्ञात किया। अब औसत उत्पादन का ट्रेंड देख लेते हैं। औसत उत्पादन पहले क्या हुआ, 5, 6, 7 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उसके बाद 7 से 7 अधिकतम हो गया और उसके बाद 6, 5, 4 घटने लगता है। तो औसत उत्पादन का ट्रेंड क्या होता है, प्रारंभ में बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है और फिर घटने लगता है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, औसत उत्पादन को बढ़ता है और फिर घटता है, एपी। ठीक है बच्चों, प्रारंभ में बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है और फिर घटने लगता है, एपी। अब हम देखते हैं सीमांत उत्पादन, जिसे एक अतिरिक्त परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाने पर कुल उत्पादन में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। एमपी बराबर डेल्टा टीपी बटे में डेल्टा एल, यही हमने चर्चा की थी। तो हम देखते हैं कि पहली इकाई के बाद कितना परिवर्तन हुआ है, 5 का परिवर्तन हुआ है, तो एमपी हो गया 5। उसके बाद दूसरी इकाई लगाने के बाद 7 का परिवर्तन हुआ, जो हमने क्या किया था ना 5 से 12, कितने का परिवर्तन हुआ, 7 का। उसके बाद 2 से जब 3 लगाई तो कितने का परिवर्तन हुआ, 9 का। फिर 21 से 28 7 का, 28 से 20 2 का, 30 से 30 0 और 30 से 28 हुआ तो -2 का परिवर्तन हुआ। अर्थात कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हमने यहाँ लिखा था ना, वही क्या है, सीमांत उत्पादन है। अब सीमांत उत्पादन के रूप में देखते हैं। तो सीमांत उत्पादन जो है वो प्रारंभ में क्या होता है, 5, 7, 9 बढ़ रहा है। ठीक है, 5, 7, 9 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसके बाद 7, 2 घटने लग गया और उसके बाद वो हो गया 0 और बाद में हो गया ऋणात्मक। जैसे सीमांत उपयोगिता थी, प्रारंभ में बढ़ती हुई होती है, फिर अधिकतम होती है और उसके बाद नहीं, सीमांत उपयोगिता हमेशा से घटती हुई होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीमांत उत्पादन की। तो सीमांत उत्पादन प्रारंभ में क्या होता है, बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है और उसके बाद घटने लगता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, डायग्राम में अलग बना लेते हैं। प्रारंभ में बढ़ता है, अधिकतम होता है और फिर घटने लगता है। तो ये हो गया हमारा एमपी। आ गया बच्चों समझ में। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि कौन से बिंदु पर, ये जैसे देख रहे हो ना, 5 ये इस इकाई पर, 4 इकाई पे 7 बराबर 7 अर्थात एपी बराबर एमपी भी होते हैं। ठीक है, जो हम इसके संबंध में पढ़ेंगे। तो ये वाली सारणी अच्छे से समझ में आ गई कि किस प्रकार से टीपी, एपी और एमपी ज्ञात किए जाते हैं। अब पेपर में क्या होता है, आपसे एपी दिया होता है, एमपी पूछ लेता है, टीपी पूछ लेता है, तो आपको उनको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने परिवर्त श्रम की इकाई दी होती है या फिर बीच बीच में ब्लैंक कर देता है। तो आपको जो फॉर्मूलेज यदि याद होंगे, जैसे मैंने समझाया है वो आपने अच्छे से समझा होगा, तो आप उन ब्लैंक जो भी स्पेस है उनको आप अच्छे से फिल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे है औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन में संबंध। हमने ये पढ़ा, पहले हम कुल उत्पादन वक्र बना लेते हैं, इसके बाद देखो बच्चों, डायग्राम बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे वाले बनाने हैं,
ऐसे नहीं आपके डायग्राम्स में गलती की करें। देखो हम ये जो सारणी हमने बनाई है, पूरी हमने सारणी अच्छे से समझी है टीपी, एपी और एमपी के बारे में। उसके आधार पर हमें थोड़े से संबंध देख लेते हैं कि जब हम देख रहे हैं कि टीपी है, ये बच्चों ऐसे बनेगा, तो हम ये देख रहे हैं कि टीपी है, पहले क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है और उसके बाद घटने लगता है। फिर हम देखते हैं एपी, पहले बढ़ता है फिर अधिकतम होता है और फिर घटने लगता है। फिर देखते हैं एमपी, पहले बढ़ता है, अधिकतम होता है, घटने लगता है, शून्य होता है और फिर ऋणात्मक होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पर टीपी अधिकतम होता है वहाँ पर एमपी क्या होता है, शून्य होता है। जब टीपी घटने लगता है तो एमपी ऋणात्मक होता है। इस बिंदु पर एपी बराबर क्या होते हैं, एमपी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया, जो कि हमने इस सारणी के हिसाब से बनाया है कि टीपी का क्या ट्रेंड रहता है, एमपी का क्या ट्रेंड रहता है और एपी का क्या ट्रेंड रहता है। अब आगे के लिए हम पढ़ेंगे औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध। ये हमारा है औसत उत्पादन और ये हमारा है सीमांत उत्पादन में संबंध। तो हम इसको देख लेते हैं कि जब एपी बढ़ता हुआ है तो एमपी भी क्या है, बढ़ता हुआ है, लेकिन एमपी के बढ़ने की दर एपी के बढ़ने की दर की तुलना में अधिक है। एपी तो नीचे है जबकि एमपी क्या है, ऊपर है। आ रहा है बच्चों समझ में कि जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन सीमांत उत्पादन के बढ़ने की दर औसत उत्पादन के बढ़ने की दर की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी बात कर लेते हैं संबंध की। जब एपी घटता हुआ होता है तो एमपी भी क्या है, घटता हुआ होता है, लेकिन औसत उत्पादन के घटने की दर सीमांत उत्पादन के घटने की दर की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। आ रहा है बच्चों समझ में? लेकिन औसत उत्पादन के घटने की दर सीमांत उत्पादन के घटने की दर की तुलना में कम होती है, अर्थात सीमांत उत्पादन है वो अधिक दर से घट रहा है। आ रहा है बच्चों समझ में? वापस रिवाइज कर देते हैं कि भाई जो सीमांत उत्पादन है वो बढ़ भी अधिक दर से रहा है और घट भी अधिक दर से रहा है। आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों की तुलना करके जब औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बढ़ते हुए होते हैं तो सीमांत उत्पादन के बढ़ने की दर औसत उत्पादन के बढ़ने की दर की तुलना में अधिक होती है। जब औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों घट रहे होते हैं तो सीमांत उत्पादन के घटने की दर औसत उत्पादन के घटने की दर की तुलना में अधिक होती है, अर्थात सीमांत उत्पादन अधिक दर से ही बढ़ता है और अधिक दर से घटता है। और जो तीसरा संबंध है इसका वो है जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब एपी बराबर एमपी, अर्थात औसत उत्पादन बराबर सीमांत उत्पादन होते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, तीनों संबंध को अच्छे से देख लीजिए। डायग्राम आपको एकदम क्लियर बनाना है, तभी आप संबंधों को अच्छे से बता पाएंगे। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो औसत उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन सीमांत उत्पादन तेजी से बढ़ता है। एमपी वक्र एपी वक्र से क्या होता है, ऊपर होता है। जो एमपी है वो एपी से क्या होता है, ऊपर, ये होता है। ठीक है, बढ़ने की बात होती है। जब सीमांत उत्पादन घटता है तो औसत उत्पादन भी क्या हो रहा है, घट रहा है। जब सीमांत उत्पादन घट रहा है तो औसत उत्पादन भी घट रहा है, लेकिन सीमांत उत्पादन तेजी से घटता है, अर्थात एमपी वक्र एपी वक्र से क्या होता है, नीचे। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, एपी ज़्यादा होता है किससे, एमपी से। ये एपी ये एमपी। ठीक है, कि क्या होता है, जब घटता है तो एपी ज़्यादा होता है एमपी से, अर्थात एमपी के घटने की दर अधिक तीव्र होती है। जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो एपी बराबर क्या होता है, एमपी। जहाँ औसत उत्पादन अधिकतम है वहाँ पर एपी बराबर क्या होता है, एमपी। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है वो है कि एपी औसत उत्पादन वक्र हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, बढ़ता हुआ होता है फिर घटता होता है, लेकिन धनात्मक होता है, क्योंकि ये जो लेवल है एक्स अक्ष से ऊपर ऊपर होता है ना, इसीलिए। लेकिन सीमांत उत्पादन है वो धनात्मक होता है, शून्य भी हो जाता है और ऋणात्मक भी होता है। ये है, इसमें अंतर भी बोल सकते हैं, संबंध भी बोल सकते हैं। औसत उत्पादन हमेशा कैसा होता है, धनात्मक, जब भी सीमांत उत्पादन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों होता है।
आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये था कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बारे में कि किस तरीके से हमने तीनों के बारे में पढ़ा कि ये तीनों किस तरह का ट्रेंड देते हैं और किस तरीके से इन तीनों में संबंध होता है। फिर लास्ट में हमने औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के इस डायग्राम द्वारा हमने संबंध को भी पढ़ा। आ गया बच्चों समझ में? अब ये जो कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, इसके बारे में हमने जाना है, वो हमें नेक्स्ट वीडियो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम हमने पढ़ा था ना, अल्पकालीन उत्पादन फलन, जिसमें साधनों के मध्य अनुपात क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन और औसत उत्पादन की क्या दशा होती है, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन की परिभाषा, इसके जो मैंने सारणी समझाई है उसको और डायग्राम, इसको अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे से समझना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।